नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं। सरकार के उदयपुर संभाग के दौरे का कार्यक्रम तय हो गया, मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी दे दी गई। वहीं नगर निगम सीओ असवाल की परेशानियां बढ़ने लगी है। वहीं प्रदेश में बारिश का दौर अभी भी जारी है, लेकिन जब किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है तो खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है, और वो भी प्रदेश की मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो तो खबर और भी ज्यादा बड़ी और गंभीर बन जाती है। आज की खबर में आज बात धौलपुर में हुई एक ऐसी ही घटना की जिसके सामने पुलिस अपंग दिखाई दी। कानून का खौफ शायद यहां था ही नहीं, और महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ जबानी है, हकीकत नहीं। आज बात केरोसिन से जलते कानून की, साथ ही बात करेंगे आफत बनी बारिश की, लेकिन पहले बात केरोसिन से जलते कानून की। प्रदेश में अराजकता इस कदर फैल गई है कि अब हर दिन न जाने कितनी लड़कियां दामनी बन जाती हैं, लेकिन पुलिस है कि बेदम दिखाई दे रही है। अब प्रदेश में ना तो पुलिस के डंडे का डर बचा है और ना ही कानून की कपा देने वाली धाराओं का। अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ अराजकता दिखाई देती है और महिलाएं असुरक्षित। आगे बढ़े उससे पहले जरा हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या हो गया है प्रदेश की कानून व्यवस्था को? कहां गई पुलिस के कानून की ताकत? खाकी क्यों दिखती है बार बार अपंग? क्यों बेखौफ है प्रदेश के अपराधी? क्यों बढ़ रहे हैं प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले? अपराधियों की क्यों बढ़ रही है हिम्मत? घर में घुसकर करते हैं महिलाओं का शोषण। नहीं मानने पर महिला को जला देते हैं। क्या यही है राजस्थान का असली चेहरा? क्या यही वो खामोश रहने वाला राजस्थान है? राजस्थान की खामोशी अब प्रदेश के हर जिले में टूट रही है। महिलाएं हर दिन शिकार हो रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। दरिंदों के हाथों का खिलौना बनी हुई है। दरिंदे खुलेआम उनका शिकार करते हैं, लेकिन ना उन्हें खाकी का डर सताता है और ना ही किसी और का। लगता है कि ये कानून से खेलते हैं और कानून हर बार हार जाता है, और सवाल खड़ा हो जाता है प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर, सरकार पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या है। किस तरीके से मुख्यमंत्री के गृह जिले में 4 आरोपी घर में घुसकर महिला के साथ ज्यादती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक चारों में से एक आरोपी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। जरा देखिए। जलता हुआ शरीर, सिसकती सांसें, दर्द से करहाती आवाज और आंखों से बहते अनगिनत आंसू। ये दरिंदों की शिकार वो महिला है जो अभी तक समझ नहीं पाई कि आखिर सुनहरी रात में शैतानों का शिकार वो कैसे हो गए। ये तस्वीर है प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले की, जहां घर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ जब ये मासूम अपनी बहनों के साथ घर में सो रही थी। इस दौरान 4 लड़के हैवान बनकर घर में घुसते हैं और मासूम के साथ जबरदस्ती करते हैं। लड़की हिम्मत नहीं हारती और दरिंदे जब उसका शिकार नहीं कर पाते तो डर की वजह से पीड़िता पर केरोसिन डालकर उसे जलाकर भाग जाते हैं। हम 3 बहनें थी घर में, 4 लड़के गुस्से आए थे, छेड़छानी कर रहे थे। मैंने विरोध किया था, उसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाने की कोशिश, आग लगा दी, और मेरी मम्मी पापा कोई घर नहीं थे। ये चारों आरोपी पीड़िता के पड़ोसी हैं और जानते थे कि घर में लड़कियों के माता पिता नहीं हैं, वो अकेली है और इसी का फायदा उठा
उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। उन्होंने इस अश्लीलता भरी, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। फिलहाल पीड़िता इनका शिकार होने से तो बच गई, लेकिन कैरोसिन की वजह से बुरे तरीके से झुलस गई और धौलपुर के मंगल सिंह चिकित्सालय में भर्ती है। वहीं पुलिस की लापरवाही एक बार फिर से दिखाई दे रही। अपराध पंजीबद्ध कर श्रीमान शिव साहब सैपो श्री मानवेंद्र सिंह जी द्वारा अनुसंधान जारी किया गया है, जिस पर बच्ची मजरूबा के रात को 12:15 पर श्रीमान तहसीलदार साहब धौलपुर द्वारा बयान कराए जा चुके हैं। अनुसंधान जारी है। श्रीमान शिव साहब जिस भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे उसकी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था अपंग दिखाई दे रही है और महिलाएं लगातार दरिंदों का शिकार हो रही है। और इस घटना के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि धौलपुर में कैरोसिन से पीड़िता नहीं, प्रदेश का कानून जला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि जब हमने इस पूरे मामले के अंदर बीजेपी नेता सुमन शर्मा से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, ऐसा है कि अधिकारी का कोई ब्रह्मवान नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य बन गया। अधिकारी अपने कर्मों को छुपा छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। वो अधिकारी कोई खुदा का बच्चा नहीं है। हम बात कर, आपको मैंने कहा कि जैसी जानकारी आपने दी है मैं तुरंत मुख्यमंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश करती हूँ और कुल कार्रवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी हो वो अधिकारी, कहीं का भी रसूखदार हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये जघन्य अपराध है। मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और बहुत दुख भी हो रहा है कि इस तरह के अपराध राजस्थान में कैसे हो रहे हैं। बहुत दुखदाई है घटना ये। सुमन जी, दुखदाई इसलिए भी है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर महिलाएं और लगातार ये अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। क्या ये माना जाए कि सरकार जो है वो पुलिस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, पुलिस को डर नहीं है? दुखदाई बात है, महिला मुख्यमंत्री हो या पुरुष मुख्यमंत्री। दुखदाई इसलिए कि एक महिला पीड़ित हो रही है, इसलिए बहुत दुखदाई है। और मैं तुरंत संपर्क करूंगी आपसे बात के मादी, और जो भी होगा फिर मैं आपको अपडेट भी करूंगी। तो सुमन शर्मा जी कहती हैं कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन धौलपुर में लड़की से छेड़छाड़ और उसे जलाने के मामले में कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के सत्ता में आते ही प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों में इजाफा हुआ है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही जब अपराधियों के हौसले बुलंद है तो प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। मुख्यमंत्री गृहनगर में घटना घटती है और उनके निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है तो ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री और विशेषकर वो पार्टी जो महिला शोषण को मुद्दा बना करके सत्ता में आई, उनके आते महिलाओं के शोषण की स्थिति और भी बढ़ी। उसका ग्राफ अनियंत्रित रूप से बढ़ता जाए, राजधानी में भी और मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में भी। और अब समाज कंटकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पहले छेड़छाड़ करते हैं, फिर उस युवती को जला भी देते हैं और उसकी हत्या भी करते हैं। तो ये घटनाएँ बहुत ही विभत्स हैं और मैं समझती हूँ कि महिला शोषण की अति राजस्थान में हो गई। तो हर मामले पर राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन अपराध के जो ग्राफ हैं वो नीचे की तरफ आने के बजाय प्रदेश में लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में तमाम दावों, वादों और नियम और कानून के बाद भी अपराध किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, जरा देखिए। महिला अपराध के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। साल 2011, 12 और 13 के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर आपको दिखाते हैं 2011 के अंदर 12,218 मामले दर्ज हुए। 2012 में ये बढ़कर 13,312 हो गए और 2013 के अंदर बढ़कर ये 15,094 हो गए। दुष्कर्म के मामले हम आपको दिखाते हैं। 2011 में 1800, 2012 में ये बढ़कर 2,049 हो गए और 2013 में ये बढ़कर 3,285 हो गए। छेड़छाड़ के मामले 2011 के अंदर 2,447 दर्ज किए गए, 2012 के अंदर 2,352 और 2013 के अंदर 4,829 मामले दर्ज किए गए। यानी कि दावे, वादे और नियम और कानून के बाद भी जो है प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े घटते हुए दिखाई नहीं देते, बढ़ते हुए नजर आते हैं। और इसकी एक वानगी आज धौलपुर में भी देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले के अंदर ही घर में घुसकर जो है 4 आरोपी वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। पुलिस मामला दर्ज इस पूरे मामले के अंदर जरूर करती है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि चारों के चारों पड़ोसी हैं। इस पूरे मामले के अंदर लगातार बयानबाजी होती है, लगातार कार्रवाई करने की बात की जाती है और हर एक वारदात के बाद
यह भी कहा जाता है कि अब प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए जाएंगे, लेकिन उनका असर ना प्रदेश में कहीं पर भी नजर आता है और ना ही गली मोहल्ले में। अब तो हद यहां तक हो गई कि सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले के अंदर बयानबाजी होती है। एक बार फिर से हम बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी से जुड़ते हैं, जिन्होंने दोपहर में हमसे वादा किया था कि शाम तक कुछ ठोस कार्रवाई इस पर की जाएगी। सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक भी चारों आरोपी में से एक को भी पुलिस ने पकड़ा नहीं है। आपसे हमने ये कहा था कि मैं तुरंत मुख्यमंत्री जी से संपर्क करूंगी और कुछ ना कुछ आप लोग को बताऊंगी भी कि मेरी क्या बात हुई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 8 बजे मुख्यमंत्री जी से मिल रही हूँ। इसी विषय के लिए मुझे समय मांगी और मैं जा रही हूँ और जो भी होता है वो आपके सामने आएगा। देखिए क्या होता है, घटना तो हर घटना बहुत दुखदायी होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान का कोई भी कोना हो। कहीं भी इस तरह की दुर्दांत घटना होती है तो बहुत ही दिल दहलाने वाली होती है। किसी भी सरकार के लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं होती, इसमें बयान की भी बात नहीं है। हमें भी बहुत दुख होता है कि हमारे राज्य में ऐसा ना हो। हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसको जल्दी न्याय मिले, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए भी कामना करते हैं कि जल्दी से क्या मानकर चल सकते हैं कि जब शाम को आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो उसके बाद एक ठोस कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? पक्का होगी, मेरी बात होते होगी, मैं आपको बता रही। इसीलिए आपके फोन के बाद मैंने समय मांगा और मैंने खुद मिल के बात करूंगी मैं, क्योंकि आज उनकी व्यवस्था रही है, एक मीटिंग चल रही है, आप लोगों को भी मालूम है कि आज सीएमओ में एक बैठक चल रही है, वरना मेरे को उसी समय समय मिलता था। तो मैं लेकिन मिलूंगी और उसके बाद बताऊंगी कि क्या हुआ। कार्रवाई तो जरूर होगी, देखिए कोई बख्शा नहीं जाएगा, ये तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। जी बिल्कुल। हाँ सुमन जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस पर एक ठोस कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश के अंदर लगातार जो है अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदार कौन है, सरकार या प्रशासन या पुलिस? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये गत 2-3 महीने से राजस्थान में जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और खासतौर पर महिलाओं के प्रति अत्याचार है वो अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। और इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि जो राजस्थान की पुलिस है और राजस्थान के पुलिस के मुखिया हैं वो पूर्णतः नकारा हो चुके हैं और राजस्थान पुलिस का कोई भय अपराधियों में व्याप्त नहीं रहा है, बल्कि स्थिति ये हो गई है कि अपराधियों के शरणगाह बने हुए हैं राजस्थान के सारे ही पुलिस स्टेशन और यहाँ तक कि मुख्यावास के भी आरोपी। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता ही होगा कि एक अलवर के सुप्रिंटेंडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर अपराधों को नियंत्रण करने की कोशिश की थी, तो यहीं पर मुख्यावास के उनके बड़े अधिकारियों ने उनको काम करने से रोक दिया था। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी इस्तीफे देने की नौकरी से छुट्टी ले ली थी, जिसके बाद उसको वापस उन्हें लाइन पे लिया गया। अशोक जी, आप AK जैन साहब, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि कानून बहुत सख्त है लेकिन उसकी पालना कराने वाले लोग कमजोर हैं? कानून बहुत सख्त हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के कानून वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद 2013 में बड़े गंभीर बना दिए गए हैं, परंतु कानून लागू करने की जिम्मेदारी जिस पुलिस पर है वो पुलिस पूरी तरह नकारा हो चुकी है। वजह क्या है इसकी? इसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि जो पुलिस का मुखिया है वो सबसे कमजोर है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, पुलिस वाले निर्भीक हो गए हैं, प्रशासन का नियंत्रण राजस्थान पुलिस पर नहीं है तो प्रशासन का, और इसी के कारण ये है कि पुलिस में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक व्याप्त हो गया है। जैन साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये AK जैन साहब है जिनका कहना है कि प्रदेश के अंदर प्रशासन का नियंत्रण पुलिस से पूरे तरीके से हट चुका है, कमजोर हो चुका है और यही वजह है कि अब पुलिस कहीं पर भी कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं देती, या यूं कहे कि कानून का डर अब अपराधियों में नजर ही नहीं आता। आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रदेश में अभी भी बारिश आफत बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन बूंदों की जिन्होंने प्रदेश के कई इलाकों को टापू बना दिया। कई जगह लोगों की जिंदगी पर ये भारी पड़ रही है तो कहीं जिंदगियों को ही थाम दिया है। बात आफत बनी बारिश की।
सबसे पहले आपको भीलवाड़ा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बारिश आधे दर्जन से ज्यादा बांध और जल स्रोतों को ओवरफ्लो कर चुकी है। वहीं उपखंड मुख्यालय बिजौलिया में तेज बरसात के चलते जिले के बाकी हिस्सों से कनेक्शन कट गया है। कस्बे के दोनों तरफ बहने वाली पलकी नदी उफान पर है, जिसका पानी पुल पर 4 फुट से ज्यादा की ऊंचाई में बह रहा है। वहीं बिजौलिया में जाने वाले कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा रास्ते में बाधित हो चुके हैं, टूट चुके हैं। जिले में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश भीलवाड़ा में 1.5 इंच से ज्यादा, मांडलगढ़ में 4 इंच और बिजौलिया में 11 इंच तक दर्ज की गई। अब आपको टोंक की तस्वीरें दिखाते हैं। टोंक में बिसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बांध का जल स्तर 314.31 मीटर तक पहुंच गया है। इसके अलावा गलवा, चंदलाई, मोती सागर और नसीरदा बांध भी लबालब हो गए हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से रास्ता टूट गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको चाकसू की तस्वीरें दिखाते हैं। चाकसू में लगातार बाढ़ के हालात बने हुए, सेना के जवान हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं पानी का स्तर कम करने के लिए सड़कों को तोड़कर पानी बाहर निकाला जा रहा है। क्षेत्र का श्यामपुरा बांध लबालब हो चुका है। बांध के टूटने की आशंका के चलते प्रशासन पूरे तरीके से नजर रखे हुए है। यदि बांध टूट जाता है तो पास की ही ठिकरिया, गुजरान गांव जलमग्न हो सकते हैं। बाढ़ की संभावना हो गई। प्रशासन को फोन करो, प्रशासन बड़ा बास में रुक गया, इधर आया नहीं बिल्कुल। कोई घरों में पानी भर गया, घर बाहर बैठ गए, कोई आके नहीं संभाला। माँ कभी पानी 10 गोशाला मेरिया में सारे ये कर रखा होता जे बड़ी होते पानी सूझे मुँह में चूल्हा बाढ़ बाकाई को 3 दिन हो गए। 3 दिन से हमारे घर के अंदर पानी भर गया, मकान डस गया। कोई भी प्रशासन, कोई भी हमारे घर के संभाल कुछ भी नहीं लिया। हम कहाँ पे जाके सोए। अब बात चित्तौड़गढ़ की करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में मानसून की लगातार बारिश ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। जिले के तालाबों और बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर की कच्ची बस्तियों में घरों में पानी घुस गया। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभावित लोगों के बचाव के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यहां पर खुद लोग परेशान हैं और खुद को बचाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से घोसुंडा बांध के गेट खोल दिए गए। प्रदेश भर में इंद्र देवता का रौद्र रूप देखा जा रहा है। अब आपको कोटा की तस्वीरें दिखाते हैं। हाड़ौती भी क्योंकि बारिश की वजह से अछूता नहीं है। कोटा और आसपास के इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। वहीं जवाहर सागर से की जा रही पानी की निकासी के चलते कोटा बैराज से भी पानी की निकासी जारी है। आज सुबह कोटा बैराज के 4 गेट खोलकर 13,574 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं बांदीकुई उपखंड के गुलाना गांव में तेज मूसलाधार बारिश के कारण जर्जर हालत में बंद पड़े घर का आधा हिस्सा गिर गया, जिसके पास के ही रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। वहीं दूसरी ओर पलासन नदी में पानी आ जाने के कारण गुलाना गांव का संपर्क बांदीकुई से टूट गया है। ऐसे में ग्रामीणों को 5 किलोमीटर घूमकर घर तक पहुंचना पड़ रहा है। अब बात करते हैं बूंदी जिले की, जहां की गुड़ानाथवत पंचायत के अभयपुरा बांध में सवेरे से हो रहे रिसाव की सूचना मिलने पर ग्रामीणों द्वारा अवगत कराए जाने के बाद भी सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों के ध्यान नहीं देने पर रिसाव बढ़ गया और हालात
इतने बिगड़ गए कि बांध टूटने की नौबत आ गई। रिसाव बढ़ने के अलावा बांध के ऊपरी हिस्से पर भारी बारिश के चलते पानी की आवक बढ़ती रही। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन के आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जिला कलेक्टर ने डूब क्षेत्र के तकरीबन 20 गांवों को तत्काल खाली करवाया। लेकिन इसी के साथ मौजूद वहां पर सिंचाई विभाग को जिला कलेक्टर आनंदी और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की खरी खोटी का भी सामना करना पड़ा। दरअसल जिला कलेक्टर ने जब मौके पर सिंचाई विभाग के अभियंताओं से स्थिति और रिसाव के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो सिंचाई विभाग द्वारा हालात को भगवान भरोसे छोड़ने की बात कही गई। और आखिर फिलहाल बूंदी में हालात किस तरीके के हैं, जानने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता गिरीश नागर के साथ। गिरीश, अगर इसको प्रशासन की लापरवाही ना कहे तो क्या कहें, क्योंकि प्रशासन कहता है कि हालात भगवान भरोसे है। विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँ इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि सुबह 6 बजे से बांध में रिसाव चालू हो चुका था। ग्रामीणों द्वारा समय समय पे सिंचाई विभाग को अवगत कराया गया जी। सिंचाई विभाग ने इसको हल्के में लेते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते रिसाव बढ़ता चला गया जी। जब जिला प्रशासन को इस बारे में पूरी घटनाक्रम की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे, वहाँ के हालातों का जायजा लिया तो हालात बहुत विकट और बहुत विकराल रूप ले चुके थे। उनको कोई बस नहीं चला, उन्होंने बिल्कुल एक तरह से यूं कह सकते हैं कि हाथ खड़े कर दिए। जब जिला कलेक्टर महोदया द्वारा जब सिंचाई विभाग अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता जी, और ये जो रिसाव है ये बढ़ेगा नहीं, इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए, ये इसमें नुकसान नहीं है जी। अब हालात क्या है क्या नहीं ये तो हम सब समझ सकते हैं। बाकी जिला कलेक्टर ने उनकी बात मानते हुए वहां पर जो डाउन स्ट्रीम में 20 गांव थे वो पूरे खाली करवा दिए जी, और सारे गांव अभी पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। उन गांवों के आसाने उजड़ चुके हैं, उजड़ने की नौबत पे है और वो जी बिल्कुल गिरीश, बहुत परेशान हो रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 20 गांव को यहाँ पर खाली जरूर कराया गया, लेकिन हालात ये है कि अब वो जाएं तो कहाँ जाएं, उनके आशियाने जो बसे हुए हैं उनका आखिर क्या होगा, और जो घर वो बसाकर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है, और यहां पर तो प्रशासन कहता है कि हालात भगवान भरोसे छोड़ देने चाहिए। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।